बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग लेक्चर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास थर्ड वाइटल साइन, यानी हम आज रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से हमारे पास वाइटल साइन का हिस्सा है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि रिस्पायरेशन हमारे पास होता क्या है। रिस्पायरेशन जो होता है वो मैकेनिज्म होता है जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, एक बॉडी और एक एटमॉस्फेयर के दरमियान में। और जब वो बॉडी जब वो गैसेस ऑक्सीजन जो होता है वो जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो ब्लड और सेल के दरमियान में क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो क्या कहलाता है, वो रिस्पायरेशन कहलाता है। हम अब सबको पता होगा कि हमारे पास हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। आज तक हम सिर्फ सिंपल डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, लेकिन रिस्पायरेशन हमारे पास वो तमाम मैकेनिज्म जिसमें एक बॉडी जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ गैस एक्सचेंज करती है और फिर ब्लड और सेल्स के दरमियान में वो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। रिस्पायरेशन में बेसिकली हमारे पास 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है वेंटिलेशन, सिंपल जो मूवमेंट होती है। इंस्पायरेशन मीन्स कि जो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं तो वो इंस्पिरेशन होती है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन कहलाता है। डिफ्यूजन क्या होता है कि जब हमारे पास मूवमेंट होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बिटवीन द अल्विलाई एंड रेड ब्लड सेल्स, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है हमारे लंग्स के अल्विलाई में जो है वो गैसेस की एक्सचेंज होती हैं, और वो गैसेस बेसिकली वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो आपस में एक्सचेंज होकर कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकालती है। और परफ्यूजन क्या होता है कि इसमें हम वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स पढ़ते हैं, वो कैपिलरीज जो है वो उनके बारे में पढ़ते हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं। अब हमारे पास जिस तरह हमने पल्स एंड टेम्परेचर के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम पढ़ा था, इसी तरह हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ये हमारे पास ब्रेन स्टेम होता है जो कि इनवॉलंटरी मोशंस को कंट्रोल करता है, जिस तरह हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। हमारी जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है वो 12 टू 20 टाइम्स पर मिनट है। तो ये क्या करता है कि ये हमारे पास एक अनइंटरप्टेड पैटर्न है जो कि किस से रेगुलेट होता है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा से। जो हमारे पास वेंटिलेशन होती है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज होती है और जो हमारा पीएच होता है वो सब कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वेंटिलेशन का। ये इसी वजह से कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आर्टीरियल ब्लड में, यानी वो ब्लड में जो वो ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करता है कि वो जो हमारे पास ब्रीथिंग रेट और डेप्थ होती है तो उसको क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। तो जब इंक्रीज वेंटिलेटरी एफर्ट जो है वो रिमूव कर लेता है, रिमूव जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बाय इंक्रीजिंग एक्सहेलेशन। बेसिकली ये ट्रिगरिंग का काम करता है कि अगर हमारे पास ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि हम उसको बाहर निकालते हैं, अगर उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारी जो वेंटिलेटरी एफर्ट होता है, यानी जो हमारा एक्सहेलेशन प्रोसेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन किया जा सके। अब हमारे पास जिस तरह हमने मैकेनिज्म्स की बात की, तो ये हमारे पास ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म्स होता है, सिंपल सांस लेना, तो वो हमारे पास 3 प्रोसेसेस से मिलकर बना होता है। एक होता है इंस्पायरेशन, और एक होता है एक्सपायरेशन, और एक होता है पॉज। पॉज हमारे पास फिर हम नेक्स्ट हम इस एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। इंस्पायरेशन जो है ये चूँकि हमारे पास एक
एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस को इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि ये एफर्ट लगाता है। जो हमारा इंस्पिरेशन होता है उसके लिए हम बाकायदा एफर्ट करते हैं, बाकायदा ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। अब इस फेज के दरमियान क्या होगा, इसमें बेसिकली क्या होगा कि इसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है यानी जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा है वो इम्पल्सेस भेजेगा फ्रेनिक नर्व के ज़रिए। उससे क्या होगा कि उसमें जो हमारे पास डायफ्राम है जो नॉर्मली डोम शेप होता है तो वो क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसके अलावा जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं और फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी जो होती है वो उसके लिए स्पेस बनाती है, तो इस वजह से हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर लेते हैं। जो हमारे पास डायफ्राम जो होता है वो 1 सेंटीमीटर तक मूव करता है, यानी वो क्या करता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो 1 सेंटीमीटर तक जो है वो मूवमेंट कर लेता है, वो नीचे हो जाता है। उसके साथ-साथ क्या होता है कि जो हमारे पास जो रिब्स हैं वो भी फॉरवर्ड आ जाते हैं, यानी वो भी जो है वो मिड लाइन की तरफ जो है वो धकेल दिए जाते हैं। और इसकी जो रेंज है वो हमारे पास है 1.2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक। ये जो हम रेंजेस पढ़ते हैं तो ये आप लोग साथ-साथ नोट कर लिया करें क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जो हमारे पास एक नॉर्मल, एक रिलैक्स ब्रीथ होती है, इन्हेलेशन जो होता है तो वो तकरीबन 500 ml ऑफ एयर जो है वो हम एक सांस में जो है वो इनहेल करते हैं और इसको हमारे पास टाइडल वॉल्यूम भी कहते हैं। अब एक्सपायरेशन क्या होगा, एक्सपायरेशन बेसिकली इन्हेलेशन के बिल्कुल उलट होगा। जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया था इन्हेलेशन में वो दोबारा से रिलैक्स्ड होगा, दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स डाउनवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ मूव कर गए थे वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे। जो थॉरिक्स यानी जो चेस्ट कैविटी में बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस बन गई थी ताकि एयर जो है वो नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज हो जाए और एयर जो है वो अंदर आ जाए। इसमें थॉरिक्स क्या था, अब एक्सपायरेशन में थॉरिक्स अपने साइज पर वापस आ जाएगा, लंग्स वापस से कंप्रेस्ड हो जाएंगे। अब रिब्स जो हैं जो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर गई थी अब वो डाउनवर्ड की तरफ दोबारा से, जो रिब्स जो जो फॉरवर्ड की तरफ गई थी वो वापस से जो है डाउनवर्ड और इनवर्ड आ जाएंगी। साथ में स्टर्नम जो हमारे पास रिब्स का जो दरमियान का हिस्सा होता है ये तमाम रिब्स को जोड़े रखता है, ये भी क्या आ जाता है, इनवर्ड मूवमेंट इसकी हो जाती है। तो ये क्या करता है, बाहर के एटमॉस्फेयर में नेगेटिव प्रेशर हो जाता है और अंदर की जब एक्सपायरेशन होती है तो वो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। इससे हमारे पास जो ब्रीथिंग होती है वो हम बाहर की तरफ एक्सपायर कर देते हैं। अब पॉज हमारे पास बेसिकली जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दरमियान में जो टाइम होता है जिसमें एक इंस्पायरेशन कंप्लीट होने के बाद और एक्सपायरेशन के स्टार्ट होने से पहले ये जो हमारे पास फेज होता है तो ये पॉज फेज हम इसको कहते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल रेट और नॉर्मल डेप्थ ऑफ वेंटिलेशन होती है उसको हम यूपनिया कहते हैं और जब इसमें कोई चेंजेस आती हैं तो उनके फिर अलग अलग टर्म्स हैं जो कि हम आगे सीखेंगे। अब हमारे पास आता है ब्रीथिंग की टाइप्स। जिस तरह हमने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पढ़ी तो अब हम इसको थोरेसिकली क्या होती है इन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में और एब्डोमिनली यानी डायफ्रामेटिकली जो है वो क्या इन्वॉल्व होता है। तो जब हम थोरेसिक कैविटी के अकॉर्डिंग जब हम ब्रीथिंग के टाइप पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो इन्हेलेशन होगी उसमें जो होगी चेस्ट अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगी ताकि एयर जो है वो एयर के लिए जगह बन सके और एयर अंदर की तरफ आ सके।
और जब ये एक्सपायरेशन होती हैं तो ये जो है वापस से इनवर्ट की तरफ मूव करती है, ताकि जो नेगेटिव प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर में क्रिएट हो और वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। ये हमारे पास बेसिकली जब हम अडल्ट्स की ब्रीथिंग की बात करते हैं तो हम थोरेसिक कैविटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब दूसरी टाइप है हमारे पास डायफ्रामेटिकली या एब्डोमिनल। इसमें क्या होती है कि इसमें हम डायफ्राम की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ब्रीथिंग को चेक करते हैं, यानी जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है इनहेलेशन में और रिलैक्स्ड होता है एक्सहेलेशन में, तो ये क्या होती है कि ये हम मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन से इसको चेक करते हैं। और ये कॉमनली जो है वो हम बच्चों के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं। अब वो फैक्टर्स जो कि रिस्पायरेशन को इफ़ेक्ट करेंगी, उनमें हमारे पास आता है बॉडी पोजीशन या एक्सरसाइज, एक्यूट पेन, मेडिकेशंस, स्मोकिंग, हेमोग्लोबिन फंक्शन, एंजाइटी, एब्डोमिनल ट्रामा और न्यूरोलॉजिक इंजरी। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक रिस्पायरेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है। और इसका जो है बीम्स हार्न, ये इसका एक निमोनिक है, आप लोग इसके थ्रू इसको आसानी के साथ याद कर सकते हो। बॉडी पोजीशन के थ्रू जो है अगर आप तेज चल रहे हो तो आपकी जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है वो जो है वो इंटरप्ट हो जाती है, या आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसकी वजह से भी होता है। पेन की वजह से भी हमारे पास, जिस तरह हमने फर्स्ट वीडियो में ये बात की थी कि पेन जो है वो हमारे तमाम वाइटल साइन को इफ़ेक्ट करता है, तो ये पेन जो है ये इंस्पायरेशन को इफ़ेक्ट करता है। मेडिकेशंस इस तरह होती हैं जो कि ब्रीथिंग को स्लो या इंक्रीज़ कर लेती हैं। स्मोकिंग की वजह से लंग्स पर इफ़ेक्ट आता है जितना। और हीमोग्लोबिन फंक्शन, यानी हीमोग्लोबिन फंक्शन का बहुत मेन किरदार है, क्योंकि अगर परफ्यूजन ठीक तरीके से नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स ठीक तरीके से नहीं होगी, उनमें ऑक्सीजन कैरी पिगमेंटेशन सही तरीके से नहीं होगी, तो रिस्पायरेशन पर इफ़ेक्ट आएगा। इसके अलावा एंजाइटी, पैनिक अटैक्स जो हैं उनमें रिस्पायरेशन इफ़ेक्ट होती है। जो एब्डोमिनल ट्रामा हो जाए उसमें होती है, और न्यूरोलॉजिक इंजरी, इन सब में हमारे पास क्या होती है, एक ब्रीथिंग इफ़ेक्ट होती है। अब हमारे पास आता है कि जब हम रिस्पायरेशन को चेक कर रहे होते हैं तो उसमें हम कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करते हैं। उनमें हम ब्रीथिंग रेट नोट करते हैं, रिस्पायरेटरी रेट, रिदम नोट करते हैं, डेप्थ एंड द क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रीथिंग जो है ये हम चेक करते हैं। तो इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। रिस्पायरेटरी रेट हमारे पास सिंपल कि पर मिनट कितनी रिस्पायरेशन जो है वो हमारे पास होती हैं, तो हम उसको चेक करेंगे। तो जो हमारे पास नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट है अडल्ट्स के लिए, वो 12 टू 20 साइकिल्स पर मिनट हमारे पास होता है। जो चिल्ड्रन, जिस तरह पल्स जो है वो बाय एज जो है वो डिक्रीज हो रहा था, तो इसी तरह रिस्पायरेशन भी जो है वो बाय एज जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो इस वजह से हमारे पास जो चिल्ड्रन का रिस्पायरेटरी रेट है तो वो हमारे पास ज़्यादा होता है। जिस तरह हमारे पास ये टेबल देखकर भी हमारे पास ज़ाहिर होता है कि बाय द एज रिस्पायरेटरी रेट डिक्रीज होता जाता है। इस तरह न्यू बॉर्न में हमारे पास 30 टू 50 होता है, 1 टू 2 ईयर्स में 20 से 30 पर मिनट रिस्पायरेटरी रेट होता है, 3 टू 8 ईयर्स में 18-26 होता है, 9 टू 11 में 16 टू 22 होता है, एंड फाइनली अडल्ट में 12 टू 20 हमारे पास होता है। ये भी आप लोग अपने पास नोट करेंगे, साथ साथ एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम रिस्पायरेटरी रेट हमने पढ़ा था कि उसमें हम क्या जिस तरह नॉर्मल ब्रीथिंग होती है उसको हम यूपनिया बोलते हैं। तो जब हमारे पास इसमें इंटरप्टेड आती हैं, अब क्या होगी, इंटरप्शन जब आएगी तो जब वो क्विक और शैलो ब्रेथ्स होंगी, यानी वो जल्दी जल्दी होंगी, तो वो शैलो ब्रेथ्स होती हैं, तो वो टेकिपनिया कहलाती है। ब्रेडिपनिया क्या होती है कि ये स्लो ब्रीथिंग होती है, ये बिल्कुल स्लो होती है और डीप ब्रीथिंग होती है। और एपनिया, जब हमारे पास ब्रीथिंग फुल स्टॉप हो जाए तो वो एपनिया कहलाता है। अब रिदम हमारे पास क्या होती है कि इसमें एक सांस के बाद दूसरी सांस के दरमियान में जो है वो वक्फा कितनी देर में आता है।
यानी एक सांस हम जल्दी लेते हैं और दूसरी सांस जो है उस वो या डीप चली जाती है या शैलो ब्रेथ होती है, तो वो क्या होती है कि वो रेस्पिरेटरी रिदम को शो कर रही होती है, इर्रेगुलर रिदम को शो कर रही होती है। जो हमारे पास एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम होती है, तो उनमें जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है उनकी सेम रेट और सेम डेप्थ होता है। और अगर ये रेट और ये डेप्थ जो है ये डिफरेंस हो जाए, तो ये हमारे पास इर्रेगुलर रेस्पिरेटरी रिदम को शो कर देती है। अब डेप्थ हमारे पास क्या होती है? डेप्थ हमारे पास बेसिकली वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि इनहेल और एक्सहेल हो रहा होता है, जिसको हम शैलो और डीप लफ्ज के नाम से जो होते हैं वो इसको डिनोट करते हैं। जो रैपिड होती है लेकिन शैलो रेस्पिरेशंस होती हैं, तो वो हमारे पास कौन कौन से डिजीज में होंगी? जिस तरह हमारे पास हाई फीवर होती है, इस तरह शॉक में और सिवियर पेन में। तो इनमें क्या होगी, जो सांस होती है वो जल्दी जल्दी होती है और शैलो रेस्पिरेशन होती है। मतलब कि इसमें जो होती है वो जो एयर की जो इनहेलेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हाइपर वेंटिलेशन क्या होती है कि उसमें एक रैपिड और शैलो ब्रेथ्स में और हाइपर वेंटिलेशन में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि इसमें जो है रिस्पायरेशंस तो इनमें रैपिड होती हैं, लेकिन इनमें जो होती है वो डीप रिस्पायरेशन, डीप ब्रीथिंग होती है। जल्दी जल्दी होती है लेकिन डीप होती है, तो वो क्या कहलाता है? हाइपर वेंटिलेशन। और हाइपर वेंटिलेशन क्या होती है कि ये स्लो रिस्पायरेशन होती है लेकिन ये शैलो होती हैं, तो ये हमारे पास हाइपो वेंटिलेशन होती है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो रैपिड और शैलो ब्रीथ्स में और हाइपर वेंटिलेशन और हाइपो वेंटिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग इस स्लाइड से अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी क्वालिटी यानी ये जो है ब्रीथिंग पैटर्न्स को डिनोट करती है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। अब एक जो है होता है सिंपल, जब हम इनहेलेशन में एफर्ट लगाते हैं एक्टिव प्रोसेस होता है। उसके बाद जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो वो पैसिव प्रोसेस होता है। लेबर्ड ब्रीथिंग क्या होती है कि उसमें हमारे पास जो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है, तो ब्रीथिंग की जो एबिलिटी होती है वो लो हो जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी होती है। जो हमारे पास जो पेशेंट होते हैं वो नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेट एफर्ट लगाते हैं उस ब्रीथिंग को मेंटेन रखने के लिए। और इसके लिए जो हमारे पास टर्म यूज़ होता है उसको हम डिस्पनिया बोलते हैं। डिस्पनिया वो डिफ़िकल्ट, वो लेबर ब्रीथिंग होती है जिसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है कि वो कॉन्स्टेंटली जो होता है वो एफर्ट करता है अपने सांस को मेंटेन करने के लिए, और तब भी जो होती है जो उसकी जो नीड होती है एयर की वो अनसेटिस्फाई होती है, क्योंकि नेचुरली जो उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो जो है डिस्ट्रेस फील करता है। और तो अपनी क्या होती है कि हमारे पास कुछ इस तरह के पेशेंट्स भी होते हैं जिनको इतनी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है कि वो सिर्फ या खड़े होकर और या बैठकर ही जो है वो सांस ले सकते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा जो है वो लेटने की कोशिश करते हैं, इनकी सांस बंद होने लगती है। तो उनके लिए जो हमारे पास टर्म है वो ऑर्थोपनिया है। डिस्पनिया एंड ऑर्थोपनिया ये हमारे पास पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर आता है ब्रेथ साउंड्स। जो नॉर्मल रिस्पायरेशंस होती हैं उनमें हमारे पास कोई इस तरह की आवाज़ साउंड नहीं होता हमारे पास, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं या कुछ ऐसी इलनेसेस हैं, बीमारियां हैं जो कि ब्रीथिंग पैटर्न्स को इफ़ेक्ट करती हैं, तो इस वजह से हमें इर्रेगुलर साउंड्स भी जो होते हैं वो महसूस होते हैं, सुनाई देते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ स्टेथोस्कोप। ये जो होती हैं ये एबनॉर्मल साउंड्स होती हैं। फिर इनके डिफरेंट टाइप्स है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग फिर हम डिजीज़ को क्लासिफाई करते हैं, डिजीज़ को डायग्नोस्ड भी करते हैं। अब हमारे पास आता है एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स। इनमें जो फर्स्ट साउंड होती है उसको हम बोलते हैं स्टर्डर सॉन्ग।
ये हमारे पास एक हार्श साउंड होती है और दोनों इंस्पायरेशन और दोनों एक्सपायरेशन के दौरान ये जो है ये किसके नतीजे में होती है, जब हमारे पास एयरवे में ब्लॉकेज आ जाता है। जिस तरह चिल्ड्रन विद क्रूप, ये हमारे पास एक रिस्पायरेटरी डिजीज है, और पेशेंट जिनको लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यानी उनका जो लेरिंग्स होता है वो हमारे पास बंद हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो जब एयरवे ब्लॉकेज आता है तो इसकी वजह से स्टर्ड साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये इस तरह का हार्ड साउंड होता है, इस तरह कोई पेशेंट जो है इस तरह जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड साउंड प्रोड्यूस करता है, तेज आवाज़ जो होती है वो प्रोड्यूस करता है। सेकंड साउंड हमारे पास है स्टर्टर साउंड, स्टर्टोरस ब्रीथिंग हम इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास एक नॉइसी साउंड होते हैं इंस्पायरेशन के दौरान, और ये इस तरीके से महसूस होते हैं जिस तरह से एक बंदा जो होता है वो खराटे ले रहा होता है। तो हमें सिर्फ फील होता है, आवाज़ इस तरह होती है कि बंदा खराटे ले रहा है। तो वो क्या होता है कि वो स्टर्टर या स्टर्टोरस ब्रीथिंग साउंड होता है हमारे पास। अब क्रैकल साउंड, ये हमारे पास एक क्रैकलिंग सा साउंड होता है, जिस तरह कोई टिश्यू पेपर को या पेज को जो है वो कोई क्रश कर रहा हो। तो ये क्या होती है, ये क्यों होता है हमारे पास, ये जब एयरवेज में जो होता है वो फ्लूइड जमा हो जाए तो वो क्रैकल साउंड प्रोड्यूस करता है। रोंकाई साउंड, ये जो है हमारे पास विजलिंग लो पिच साउंड होती है और ये थ्रॉट में बनती है, और ये रोंकाई उन पेशेंट में होती है जिनको नमूनिया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस या सीओपीडी, ये हमारे पास इस तरीके के जो है पेशेंट में हमारे पास ये इस तरह विजलिंग जो होती है, जो हमारे पास जो सीटी होती है, जो कोई सीटी बजा रहा होता है, तो ये उस तरह की साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। विजिस, ये हमारे पास ये रोंकाई की तरह ही होती है, यानी ये भी हमें विजलिंग की तरह, मतलब जो सीटी होती है उसी की तरह महसूस होती है, लेकिन जो रोंकाई होती है वो लो पिच साउंड होती है, और जो विजिस होती है ये हमारे पास हाई पिच साउंड होती हैं। ये कब होता है, जब हमारे पास एयरवेज जो होते हैं वो या तो बिल्कुल एब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं या सिवियरली नैरो हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास अस्थमा, सीओपीडी जैसे डिजीजेस हो गए। अब काइंड स्टॉक्स ब्रीथिंग, अब ये किस तरीके की ब्रीथिंग होती है, ये इरेगुलर ब्रीथिंग होती है जो कि शुरू में तो स्लो और शैलो होंगी, यानी शुरू शुरू में ये हाइपोवेंटिलेशन को शो करेंगे। देन ये हमारे पास फास्टर और डीपर, फास्टर तेज हो जाएंगी और डीप हो जाएंगी, यानी हाइपर वेंटिलेशन की तरफ जो है वो चली जाएंगी। तो ये कुछ देर के लिए हमारे पास स्टॉप करेंगी और उसके बाद अगेन ये प्रोसेस जो होगा वो रिपीट होता रहेगा। और इस तरह की जो ब्रीथिंग होती है ये हमारे पास अगर किसी का जो है एक्सीडेंट हो जाए, उसको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो है वो कॉज हो जाए, स्ट्रोक्स हो जाए किसी को, या किसी को ब्रेन ट्यूमर हो, तो इस तरह की ब्रीथिंग जो होती है ये उन पेशेंट्स में होती है। आप लोग ये साउंड्स याद रखें, इसी साउंड्स के अकॉर्डिंग फिर जो है वो हम अपने जब वार्ड्स में ड्यूटीज करते हैं तो इन साउंड्स के अकॉर्डिंग हम डिजीज को जो रहते हैं वो डायग्नोज करते हैं। अब जिस तरह यूपनिया हमने पढ़ा, नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट 12 to 20 होता है। अब उसमें हम वेंटिलेटरी डेप्थ की अगर हम बात करते हैं तो ये हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, चेस्ट वॉल की मूवमेंट के अकॉर्डिंग। जिस तरह एक डीप रिस्पायरेशन होती है उसमें फुल एक्सपेंशन होता है, यानी इनहेलेशन में जो है वो लंग्स जो होंगे वो फुल जो है वो जो हमारी लंग्स की जो रिब्स होती हैं वो फॉरवर्ड मूवमेंट करती है ताकि चेस्ट कैविटी को इंक्रीज कर सके। और जो हमारे और इसमें क्या होती है कि डीप रिस्पायरेशन क्या होती है कि इसमें हमें चेस्ट कैविटी को ज़्यादा करना होता है, तो ये फुल एक्सपेंशन ऑफ लंग्स हमारे पास होती है। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो क्या होती है कि वही जो लंग्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, जो हमारे रिब्स होती हैं वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं। और दूसरा, हम डेप्थ को डायफ्रामेटिकली भी जो होते हैं वो असिस्ट कर देते हैं। जिस तरह एब्डोमेन को हम देखते हैं, जब डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है
तो इसी तरह हमारे पास और इनहेलेशन कर होती है जब डायफ्राम रिलैक्स्ड होता है, तो ये हमारे पास एक्सपायरेशन करता है और इसको हम एब्डोमिनल मूवमेंट के थ्रू बहुत आसानी के साथ जो है वो एसेस कर सकते हैं। यानी एब्डोमेन फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा तो वो इट मीन्स कि ये जो डायफ्राम ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है इनहेलेशन, और जब मूवमेंट अंदर साइड पे मूव करेगा तो क्या होगा कि एक्सपायरेशन होगी। अब वेंटिलेटरी डिफ्यूजन और परफ्यूजन, वो प्रोसेस डिफ्यूजन और परफ्यूजन का जिसमें हम ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं। परफ्यूजन में हम रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, एंड डिफ्यूजन में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ब्लड ने जो है वो कितना परसेंट ऑक्सीजन जो है वो अपने ऊपर सेचुरेट किया हुआ है। इसी तरह इसको हम असेस किस तरीके से करते हैं, कलर ऑफ स्किन से और कैपिलरी रिफिल से। अब कलर ऑफ स्किन जो होती है, अगर हमारे पास ब्रीथिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है तो वो जो पेशेंट होता है उसका जो कलर ऑफ द स्किन होता है वो ब्लूइश हो जाता है। और कैपिलरी रिफिल जो होता है वो इस तरह होता है कि हम एक पेशेंट की जो नेल होती है उस पर हम प्रेशर डालते हैं, तो वो अगर हमारे पास 0.3 सेकंड्स या 0.2 सेकंड में वो वापस रेड हो जाए, इट मीन्स कि उनकी जो परफ्यूजन और डिफ्यूजन है वो सही है। लेकिन अगर वो दोबारा से रिफिल जो है वो ज़्यादा टाइम ले तो इट मीन्स कि इनमें प्रॉब्लम है और हमें जल्दी से फिर इनको जो है इंटरवेंशन देनी चाहिए और हम अपने फिजिशियन को भी नोटिफाई करेंगे। अब हमारे पास जो है डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि हम रिस्पायरेशन को जो है वो जब अल्ट्रेशन उसमें आती है तो उसमें हम डिनोट करते हैं। एपनिया एब्सेंस, यानी एपनिया का ए जो है वो एब्सेंस को शो करता है कि जब ब्रीथिंग मुकम्मल एब्सेंट हो जाए। यूपनिया हम नॉर्मल ब्रीथिंग को बोलते हैं। ऑर्थोपनिया जब हम सिटिंग या अपराइट पोजीशन में ही जो कंफर्टेबल सांस लेते हैं तो वो ऑर्थोपनिया होता है। डिस्पनिया क्या होती है कि ये डिफिकल्ट ब्रीथिंग होती है और ये सब्जेक्टिव सेंसेशन होती है जो कि एक पेशेंट को सांस लेने में महसूस हो रही होती है। पैराऑक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, ये क्या होते हैं कि ये हमारे पास स्लीप में ये होते हैं और ये पेशेंट को ये एक सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के ये अटैक्स होते हैं जो कि एक ये स्लीप में ज़्यादातर आते हैं और ये पेशेंट को जगा देते हैं। हाइपर एप्निया क्या होती है, जब डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग जो है वो इंक्रीज हो जाए। टेकिपनिया क्या होती है कि ये जो ब्रीथिंग रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इसमें जो ब्लड गैस एबनॉर्मलिटी होती है ये उसके बगैर होती है। इसमें जस्ट हम क्विक एंड शैलो ब्रीथ के बारे में हम पढ़ते हैं। और ब्रेडिपनिया क्या होती है, ये हम स्लो ब्रीथिंग, यानी जब ब्रीथिंग रेट नॉर्मल से जो होगा वो लोअर हो जाए तो वो क्या है, ब्रेडिपनिया होता है। हाइपर वेंटिलेशन जिस तरह हमने बात की कि इसमें क्या होगी, जो डेप्थ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और हाइपो में क्या होगी कि इसमें जो डेप्थ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। और कॉस्मल रेस्पायरेशन, ये हमारे पास डीप और लेबर्ड ब्रीथिंग होती है जो कि किसके साथ एसोसिएटेड है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ। जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती हैं ये हमारे पास डायबिटीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए होती है इसको, वरना इससे जो होता है वो पेशेंट बहुत ज़्यादा जो होता है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाता है और इवन उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है अगर हम इसको बर वक्त इलाज ना करें, बर वक्त इसको हम जो है वो नोटिफाई ना करें। अब हमारे पास आता है ब्लड प्रेशर जो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, एंड इसके अलावा भी जो भी कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।